नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम यानी सीज फायर की मियाद अब खत्म होने को है। कल 22 तारीख है, आप जानते हैं, और कल आखिरी दिन। बीते 2 हफ्तों में थोड़ी शांति तो बनी रही, लेकिन क्या यह शांति किसी आने वाले तूफान से पहले की है या अब तूफान गुजर चुका है और यह शांति अब परमानेंट है? यह तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। ये दोनों बातें हो सकती हैं, क्योंकि लंबे वक्त की शांति तो तभी कायम हो पाएगी जब अमेरिका अपनी युद्ध और आक्रामक नीति को छोड़ेगा और दोनों देश वार्ता के लिए यानी जो पीस टॉक है उसके लिए एक साथ बैठेंगे। और इसके लिए इस्लामाबाद ने तो एक बार फिर से मंच सजा ही रखा है, यानी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में मंच तैयार है और आने वाले दोनों देशों के डेलीगेशन का इंतजार है। खबर यह है कि अमेरिका का प्रतिनिधि मंडल जेडी वेंस के नेतृत्व में वहां से निकल भी चुका है। यह खबर आ रही है कि अमेरिका से जेडी वेंस की लीडरशिप में, कल खबर आ रही थी, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि 20 तारीख को निकलेंगे। खबर आई इधर से इस्लामाबाद से भी कि जेडी वेंस पहुंच चुके हैं, लेकिन जेडी वेंस नहीं पहुंचे और ये प्रतिनिधिमंडल आज पहुंच रहा है। कल भी ऐसी ही खबर आई थी, लेकिन तब तक ईरान की तरफ से वार्ता से इनकार ही किया जा रहा था। लेकिन अब शायद ईरान भी मान जाए। वैसे कहा जा रहा है कि वेंस तो प्रत्यक्ष वार्ता करेंगे ही और ज़रूरत हुई तो डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें वर्चुअली जुड़ सकते हैं। अब ये खबर आ रही है कि वर्चुअली जब बातचीत होगी तो डोनाल्ड ट्रंप वर्चुअली जुड़ सकते हैं। तो क्या IRGC का दावा सच है? क्योंकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC से जुड़ी फार्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने फारसी भाषा में लिखा है कि IRGC ने इजराइल और अमेरिका को थका दिया है, जिससे उन्हें मजबूर होकर युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी है। जबकि उसके थोड़ी देर पहले ईरानी संसद के स्पीकर, जी हाँ, इसके बाद इससे थोड़ी देर पहले ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा था कि ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच बातचीत को स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि आज ही ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि ईरान पाकिस्तान में अमेरिका के साथ शांति वार्ता में शामिल होने पर विचार कर रहा है। तो कभी हां और कभी ना, ये जो रवैया है, ये वाला रवैया, कभी हां कभी ना वाला रवैया ईरान का बन रहा है और इसकी वजह भी हैं। ईरान की वजह इसमें क्या है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार, उनका जो बिहेवियर है वो जंग रोकने जैसा नहीं लग रहा है। कभी कभी तो लगता है कि क्या उन्हें ईरान को उकसाने में या अपने खिलाफ अविश्वास के बने रहने में मजा आता है। ये सवाल कई बार हम लोग खुद से पूछते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर ऐसा क्यों करते हैं? क्या यही उनकी राजनीति है जिसमें उन्हें मुनाफा होता है? क्योंकि युद्ध विराम की शर्त का उल्लंघन करके अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकेबंदी की और अब इल्जाम ईरान पर लगा रहे हैं कि उसने युद्ध विराम का यानी सीज फायर का उल्लंघन किया है। थोड़ी देर पहले ही ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह पोस्ट किया है जो आपके सामने है। ईरान ने कई बार सीज फायर को तोड़ा है, यह लिखा थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट में किसी घटना का जिक्र नहीं किया है, बस एक लाइन लिखा है। लेकिन अगर ईरान ने युद्ध विराम को तोड़ा है तो उसके उदाहरण भी तो दीजिए, उसके एग्जाम्पल भी तो बताने चाहिए। हॉर्मुज पर तो उसका पहला हक है, लेकिन ट्रंप उसका वहां पर जबरन घुस रहे हैं। पहले कह भी चुके हैं कि हॉर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण रहेगा। ऐसे में ईरान अगर अपना हक बचाने के लिए कदम उठाता है तो उसे गलत कैसे कहा जा सकता है? वैसे कल ईरान के एक जहाज को अमेरिका ने अपने कंट्रोल में लिया था, खबर आई थी, आपने देखा। वहीं आज खबर है कि एक दूसरा ईरानी जहाज अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर निकल गया है। ईरान की ब्रॉडकास्टिंग संस्था IRIB ने इसके लिए जो लिखा है ये देखिए। IRIB का कहना है कि अमेरिकी नौसेना की कई धमकियों के बावजूद ईरानी नौसेना की सुरक्षा में चल रहे ईरानी टैंकर सिली सिटी ने कल, ये नाम है उस टैंकर का, सिली सिटी ने कल रात अरब सागर को सुरक्षित रूप से पार कर ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। ये वर्तमान में ईरान के दक्षिणी बंदरगाह पर लंगर डाले खड़ा है। ये सिली सिटी जो है दक्षिणी क्षेत्र पर लंगर डाले हुए
खड़ा है। आपको बता दूं कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी को अमेरिका की गलती बताया है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के बाद ईरानी अधिकारियों ने अपना शुरुआती रुख बदल लिया। मैक्रो ने अमेरिकी कदम को रणनीतिक रूप से गलत करार दिया है और संकेत दिया है कि इससे क्षेत्रीय हालात और जटिल हो जाएंगे और मुश्किल हो जाएंगे। ये कहना है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का। वहीं फारस की खाड़ी में अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। सुरक्षा खतरे के चलते सैकड़ों जहाज समुद्र में फंस गए हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन जहाज़ों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO, जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, और इस ऑर्गेनाइजेशन ने निकासी योजना तैयार किया है। IMO के महासचिव अर्सेनियो डोमिंगुएज, जी हाँ, अर्सेनियो डोमिंगुएज का कहना है, उनके मुताबिक ये एक जटिल ऑपरेशन होगा क्योंकि इलाके में अभी भी सुरक्षा खतरे में है। यहीं पर जो मरीन माइंस भी बिछाए गए हैं, समुद्री माइंस, समुद्र के अंदर दबाव वाले, प्रेशर वाले जो बम होते हैं वो भी बिछाए गए हैं और ये बम जो है इसको ईरान ने बिछाया है। खतरे के कारण कई जहाज समुद्र में ही रुके हुए हैं और ऐसे में IMO अलग अलग देशों के साथ मिलकर सुरक्षित रास्ता बनाने की और अपनाने की कोशिश कर रहा है ताकि जहाज़ों और उन पर मौजूद नाविकों को बिना किसी नुकसान के बाहर निकाला जा सके। इस बीच दुनिया में ऊर्जा संकट भी गहरा गया है। गंभीर ऊर्जा संकट कायम हो गया है दुनिया में और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA का कहना है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उनका कहना है कि उनके जो प्रमुख हैं फातिह बिरोल, जी हाँ, फातिह बिरोल का कहना है, उन्होंने फ्रांस इंटर रेडियो पर प्रसारित एक इंटरव्यू में कहा है कि ये वास्तव में इतिहास का सबसे बड़ा संकट है। इसके अलावा ईरान युद्ध के दौरान खाड़ी के क्षेत्र में कई देशों के ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। युद्ध के दौरान कई संयंत्रों को हुए नुकसान को पूरी तरह ठीक करने में कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक का वक्त लग सकता है। बिरोल ने कहा है आगे कि वो वर्तमान ऊर्जा स्थिति को साल 1973, साल 1979 और 2022 के संकटों से कहीं अधिक खराब मानते हैं। आप जानते हैं कि साल 1973 में अरब और इजराइल युद्ध के दौरान उसके बाद एक बड़ा तेल संकट पैदा हुआ था, जबकि साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के वक्त भी ये संकट पैदा हुआ था। वहीं साल 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी यूरोपीय देशों में ऊर्जा का संकट, बड़ा संकट पैदा हुआ था। ये बात यहाँ पर कही गई है IEA की तरफ से, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की तरफ से, उनके चीफ की तरफ से। युद्ध शुरू यानी जंग शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने तेल की बढ़ती कीमतों का मुकाबला करने के लिए वैश्विक रणनीतिक भंडार से 40 करोड़ बैरल तेल जारी किया था, जो इससे पहले कभी नहीं किया गया। आप समझ लीजिए, इससे पहले यहाँ पर IEA के चीफ का कहना है, बैरोल का कहना है कि हमने 1973 के जंग को भी देखा, हमने 1979 के जंग को भी देखा, हमने 2022 के जंग को भी देखा, लेकिन इतनी गंभीर स्थिति कभी नहीं रही जितनी गंभीर स्थिति अभी है, जैसे गंभीर हालात अभी हैं। और 40 करोड़ बैरल तेल उस भंडार से, IEA के भंडार से जारी किया गया है। तो ये ऊर्जा संकट जैसे जैसे और गंभीर होगा, अमेरिका के खिलाफ नाराजगी भी उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जंग खत्म करना अब उसके हाथ में है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि कल ईरानी डेलीगेशन भी पाकिस्तान आएगा और अपने अमेरिकी समकक्षों की से बातचीत के लिए तैयार रहेगा। आज पाकिस्तान में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने चीनी राजदूत जियांग जैंगडोंग से मुलाकात की इस्लामाबाद में, और इसमें भी युद्ध विराम पर चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय ने इसके बाद, पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसके बाद प्रेस रिलीज जारी कर जो बात बताई है वो आपके सामने लाता हूं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मुलाकात के दौरान जैंगडोंग ने अमेरिका ईरान के बीच क्षेत्र और उससे बाहर भी स्थायी शांति और स्थिरता के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयासों की सराहना की। रूस और चीन पहले से शांति कायम करवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं और वो साफ दिखाई दे रहा है। इधर इस्लामाबाद जो है वो भी दूसरे दौर की वार्ता के लिए तैयार है, जो बातचीत कल से शुरू हो सकती है। और क्या ये लंबी शांति के लिए एक असरकारी साबित होगी,
ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इन सब के बीच दो बातें जो हम यहाँ लिख भी रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ईरान और अमेरिका से इसके बाद क्या बड़ी खबरें आ रही हैं वो आप तक हम पहुँचाएंगे। दूसरी बात कि शांति वार्ता, इस शांति वार्ता जो पीस टॉक इस्लामाबाद में होने वाली है, इस वार्ता में क्या इससे पहले ही क्या बड़ा खेल हो गया है, वो खेल क्या हुआ है, इसकी भी हम तह में जाने की कोशिश करते हैं। इन दो सवालों के साथ इस चर्चा को, इस कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाने की हम आपसे अनुमति चाहते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आई। देखिए इस वक्त हमारे साथ 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। हम इंतजार कर रहे हैं हमारे साथी ईरान से जुड़े, उनका भी इंतजार कर रहे हैं। आप चारों साथियों, आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में उनका भी। इस्लामाबाद तैयार है और इधर ईरान जो है वो तैयार नहीं हो रहा है। अमेरिका तैयार है लेकिन इंतजार कर रहा है ईरान का। लेकिन अमेरिका चाहता है कि अपनी शर्तों पर ईरान को हम बुला लें। ईरान कहता है कि आपकी ढेर सारी शर्तें ही नहीं बल्कि आपने बहुत कुछ हमारे ऊपर कर दिया, हमारे सुप्रीम लीडर को मार डाला, हमको तहस नहस कर डाला, उसके बाद भी आप ही शर्त रखेंगे तो तौबा तौबा। फिर आप अपनी जगह, हम अपनी जगह। लड़ना है चलिए लड़ लें। यहाँ कहानी यहीं पर ख़त्म नहीं होती, कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है। शुरुआत ये होती है कि अब उसने एक बात कह दी। शर्त एक है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, शर्त एक है कि ये जो पानी दिख रहा है और इस पानी में ये जो समंदर ही समंदर दिख रहा है हमारे अपने स्क्रीन पे, इस समंदर में अमेरिका ईरान से जितना दूर जा सकता है चले जाए, फिर आएंगे हम बात करने के लिए। जितना दूर जाना है चले जाओ, और ये दादागिरी मत करो कि हमारे जहाज़ को रोक लिए, किसी और के जहाज़ को रोक लिए, कल को धमकी दे रहे हैं, परसों सुबह जग के जैसे उठते हैं तो कहते हैं कि उसने सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया। ये सब नहीं चलेगा। ये सब करना है तो ऐसे भी आपके ऊपर हमारा भरोसा नहीं है और वो भरोसा अब हम कायम नहीं रख सकते। चलिए लड़ लेते हैं, भेज दीजिए अपने सैनिकों को, जो करना कर लीजिए। बात यहाँ आके अटकी पड़ी है, लेकिन क्या यहाँ से आगे बात बढ़ सकती है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? देखिए राजीव जी, वास्तविकता यह है इस समय विश्व के जो 2 खेमे हैं, एक खेमा जो कि ये डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका के दुस्साहस का समर्थन कर रहा है, और दूसरी तरफ वो बढ़ता हुआ खेमा है जो कि उसका विरोध कर रहा है। ये विश्व के लोगों को समझना चाहिए कि इस समय एक ऐसी अनपेक्षित और ऐसी अनचाही चीज का वो समर्थन कर रहे हैं जिससे विश्व एक बहुत बड़े संकट में फंसने वाला है अगर इसमें डोनाल्ड ट्रंप सफल हो गए तो। देखिए वास्तविकता में जो ये अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पहले रोका जाता था और जो उसके घोड़े को रोक लेता था फिर युद्ध होता था, आज के तारीख में अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को ईरान ने रोका हुआ है। और केवल ईरान ने नहीं रोका हुआ है, ईरान ने जो अमेरिका का दुस्साहस था, और मैं तो देखिए बाकी चैनल्स देखता हूं और उन चैनल से भी देख रहा हूं कि किस प्रकार से वो लोग जो अमेरिका के दुस्साहस का समर्थन कर रहे हैं वो इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अमेरिका केवल एक ऐसे देश को दबाने का प्रयास कर रहा है जो कि अपनी आत्मरक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है, क्योंकि जो लड़ाई शुरू हुई थी वो आत्मरक्षा के लिए हुई थी जो ईरान ने किया था। अरे हिजबुल्लाह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसकी अपनी एक अस्तित्व है और हुतीज का एक अपना अस्तित्व है। जैसे इजराइल को ये राइट है कि वो अपने एग्जिस्टेंस को कायम रखे, वैसे ही यमन को भी अधिकार है, वैसे ही लेबनान को भी अधिकार है, वैसे ही सारे देशों को है। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने ये सोच लिया था कि जैसे उसने वेनेजुला में कर लिया, जैसे वो क्यूबा में करा, फिर वो सोच रहा था ग्रीनलैंड में करेंगे, कनाडा में करेंगे, जैसे उसने विश्व के अलग अलग देशों को अपमानित किया। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि आज के तारीख में आज तक जितना बुरा इतिहास अमेरिका का है, चाहे वो लीबिया का मामला हो, चाहे वो इराक का मामला हो, चाहे वो सीरिया का मामला हो, चाहे राष्ट्राध्यक्षों का अपमान करने का मामला हो, सारे समय में ईरान ने सारे सैंक्शंस लगने के बावजूद जिस प्रकार से अपने को तैयार किया और अपनी आत्मरक्षा के लिए तैयारी की, जो इजराइल ने दुस्साहस किया था, वहां पे बिना बात के लिए आक्रमण करके उनके अयतुल्ला की शहादत ली और वहां बच्चियों की हत्या की। उसके बाद वास्तविकता में आज के तारीख में ईरान जो संघर्ष कर रहा है वो विश्व के एग्जिस्टेंस के लिए कर रहा है। बल्कि यहां तक खबरें हैं, आप उसकी पुष्टि भी करेंगे
कि वहां पे सीनियर आर्मी के अधिकारियों को डोनाल्ड ट्रंप को रोकना पड़ा, वरना शायद उनकी मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि शायद वो एटॉमिक बम के बटन को दबाने की कोशिश कर रहे थे, उनको कमरे से निकालना पड़ा। देखिए, वास्तविकता यह है इस समय शांति दूत की तरह, चाहे वो संघर्ष कर रहा है, चाहे ईरान लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन जो वो लड़ाई लड़ रहा है वो शांति के लिए लड़ रहा है। और जिस प्रकार से यह बताया जा रहा है कि तेल की कीमतों में तेल की जितनी बड़ी समस्या पूरे विश्व के सामने मुंह बाए खड़ी है, इसका उत्तरदायित्व अगर किसी का है तो केवल अमेरिका का है। और अमेरिका को और डोनाल्ड ट्रंप को, और जिस प्रकार से उनकी पॉपुलैरिटी घट रही है और जो लोग भी उनका समर्थन कर रहे हैं, या सारे विश्व के देशों के अंदर इस प्रकार की पाश्विक शक्तियों की, आश्विक शक्तियों की और इस प्रकार की आसुरिक शक्तियों की जो लोग समर्थन कर रहे हैं, विश्व को शांति की आवश्यकता है, विश्व को आर्थिक विकास की आवश्यकता है, वरना बहुत सारे गरीब देशों के लाखों करोड़ों लोग बेहाल हो जाएंगे। अभी तो चलिए भगवान की कृपा है, 15 दिन के बाद हमारे यहाँ 10 दिन के बाद इलेक्शन संपन्न हो जाएंगे, उसके बाद देखिएगा कि हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग कैसे एग्जिस्ट करेंगे। तो हमारे देश के अंदर भी लोगों को यह समझना चाहिए, इस प्रकार की जो एक डिक्टेटोरियल सेटअप्स में लोग चल रहे हैं और अपना एक गुंडागर्दी और दादागिरी का माहौल बनाना चाहते हैं, उनका विरोध होना चाहिए। वरना कल ईरान में इस प्रकार का दुस्साहस हो रहा है, अगर हम उस पर ताली बजाएंगे या चुप रहेंगे, कल हमारे यहां होगा तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहां पर ईरान का साथ दें या अमेरिका का साथ दें कि इजराइल का साथ दें, ये भारत को सोचना है। और भारत के संबंध किसके साथ पुराने, बहुत सदियों पुराने संबंध रहे हैं, और भारत गुटनिरपेक्षता की नीति पे आगे बढ़ता रहा है हमेशा, शुरुआत से ही, आज़ादी के बाद से। भारत की विदेश नीति जिस ढंग से आगे बढ़ी, क्या विदेश नीति चेंज हो गई है, इस पे भी चर्चा करेंगे आज हम, थोड़ा और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन अमेरिका और ईरान दोनों के बीच मैदान तैयार है उधर का, इस्लामाबाद का, उस मैदान से क्या कुछ आएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिक हैं और बहुत ज़्यादा वो बार बार कह रहे हैं कि हम लोग बहुत जल्द बैठने वाले हैं एक टेबल पे। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप जो काम करते हैं, क्या उससे ईरान जो कुछ कर रहा है, प्रशांत जी, ईरान जो यहाँ, ईरान का जो रिएक्शन है वो कितना जायज है? कि ईरानी बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं, ये हम लोग देख रहे हैं। पिछले राउंड की बातचीत भी जब हुई थी तो आपको याद होगा कि बिल्कुल आखिरी मौके पे ईरानी टीम आई थी और एक बड़ी बात मनवा के हवाई जहाज में चढ़े थे कि जो उनके करीब $150 बिलियन के फ्रोजन एसेट हैं उनको खोला जाए, उनको रिलीज किया जाए। और उसमें खबर ये आई थी कि साउथ कोरिया और एक और कतर, साउथ कोरिया और कतर के कोई 6 से 8 बिलियन डॉलर के एसेट उनके रिलीज भी हो गए थे और तभी वो जहाज में बैठे थे, ये खबरें आई थी। तो ईरानियों ने ये देख लिया है कि अमेरिका की गरज है, जैसा वो कह रहे हैं कि थक गया है, तो वो गरज है कि ये जो है वो पीस टॉक में आए। अब 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है जो ईरानी टारगेट कर रहे हैं, जो देख रहे हैं। एक पहली डेट जो आज की डेट है जी, कि आज रात तक, मतलब अमेरिका के समय के हिसाब से हमारे यहाँ 22 तारीख लग जाएगी, तो अमेरिका के हिसाब से 21 तारीख आखिरी दिन है सीज फायर का। तो सीज फायर का एक्सटेंशन होना है या नहीं होना है वो भी आज तय होगा। भारत के समय के हिसाब से कल सुबह तक तय होगा। एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण तारीख है राजीव जी, जिस तरफ लोगों का ध्यान नहीं गया है। एक है वॉर पावर एक्ट 1973 अमेरिका का। फिर से बता दूं, वॉर पावर्स एक्ट 1973। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति किसी भी युद्ध में जा सकता है, अमेरिका की सेनाओं को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन युद्ध शुरू करने के 48 घंटे बाद के अंदर उसको कांग्रेस को, यानी वहां की संसद को सूचित करना है। एक बात। दूसरी बात कि इसकी मियाद 60 दिन की है। 60 दिन के बाद संसद की मंजूरी लेनी है और उसमें भी संसद
30 दिन का एक्सटेंशन दे सकती है। उसके बाद संसद दोबारा मंजूरी मांगेगी। तो यानी ये जो 60 दिन की मियाद है, ये 1 मई को पूरी हो रही है। अगर आप 28 फरवरी से इसको जोड़ें तो 1 मई को पूरी हो रही है। यानी अब से 9 दिन के अंदर संसद की या तो सीनेट और कांग्रेस की मंजूरी लेनी है वहां पे, और या फिर युद्ध को बंद करना है। तो ट्रंप के सामने विकल्प बड़े साफ हैं कि 1 मई से पहले या तो आप युद्ध को बंद करें, बंद करने की घोषणा करें, या 1 मई से पहले संसद से मंजूरी लें। संसद से मंजूरी में दिक्कतें हैं क्योंकि इनकी अपनी पार्टी के बहुत से लोग इसके पक्ष में नहीं है। हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं। वहां पे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो मेगा फैक्टर है वो काम कर रहा है। मिड टर्म इलेक्शन आने नवंबर में, तो रिपब्लिकन पार्टी के भी सारे एमपी इनके साथ नहीं होंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी डेमोक्रेट्स ने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। तो ये 2 प्रमुख वजह हैं जिसको ईरान जानता है, और ईरान इनसे फिर कुछ ना कुछ बड़ा बार्गेन लेकर ही इनको छोड़ेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर ईरान बार्गेनिंग में पक्का है और ईरान यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही छोड़ेगा। जरा जल्दी आना चाहता हूँ अनिल सिन्हा जी आपके पास। अनिल सिन्हा जी, कैसे देखा जाए इस जंग में, और अब जबकि सेकंड राउंड की बातचीत के लिए तैयारियां उधर इस्लामाबाद में हो चुकी हैं, इस्लामाबाद की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान अभी भी ईरानी डेलीगेशन कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां ज़ोर शोर से अमेरिका कह रहा है, बार बार कह रहा है कि हम बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार हैं और मंच तैयार किया गया है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट और किया था, एक ट्रूथ सोशल पे किसी ने किया कि 8 महिलाओं को वहाँ हैंग किया जा रहा है ईरान में, तो उस पर उसको कोट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि ईरान के नेताओं से जो जल्द ही मेरे प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, मैं इन महिलाओं की रिहाई का बहुत आभारी रहूँगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आपके इस कदम का सम्मान करेंगे। कृपया उन्हें कोई नुकसान न पहुँचाएं। यह हमारी बातचीत की एक शानदार शुरुआत होगी। कहने का मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल तैयार हैं और ये मान के बैठे हुए हैं कि बातचीत हो रही है। नहीं, देखिए ये जो है ना, इसके कई एस्पेक्ट है जिस पर एक तो ये जो ट्वीट आपने बताया, ये तो पाखंड है। मिनाब की बच्चियों पर वो अटैक करता है और ये रिहाई की बात करता है महिलाओं की। तो ये पाखंड अमेरिका बहुत दिन से करता रहा है। इसमें वो करता है कि डेमोक्रेसी का रक्षक है और सबसे ऑथोरिटेरियन और सबसे क्रिमिनल्स, दे आर क्रिमिनल्स ऑन दिस प्लेनेट। अमेरिकन से इजराइल जो नेक्सस है वो क्रिमिनल्स है ह्यूमैनिटी के खिलाफ। इसलिए उनका ये जो क्या कहते हैं इस तरह का पाखंड है, इसको तो एक्सपोज करना चाहिए और तुरंत रिजेक्ट करना चाहिए। एक बात तो ये है। दूसरा है क्या कि पाकिस्तान तो डिप्लोमेटिक सेलिब्रेशन कर रहा है, इंतजाम कर रहा है, जैसे कि खान पान भोज का आयोजन हो रहा है। तो पाकिस्तान में क्या तैयारी हो रही है ये विषय बनाओ। पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक माइलेज ले रहा है, एक ऐसे ये क्या कहते हैं क्राइसिस का, एक संकट का जो कि बहुत सीरियस है। तो मैं पाकिस्तान के ये जो सेलिब्रेशन है या जो भोज की तैयारी है उसको मैं बहुत सीरियस नहीं मानता हूं। उसको कोई मीडिएशन का एफर्ट नहीं मानना चाहिए। वो तो तैयारी कर ही रहे हैं कि किसी आ जाओ हमारे यहाँ करो बात, ताकि हमारा स्टेचर बढ़े। इससे बातचीत हो जाएगी। इसमें मतलब पाकिस्तान का कोई बड़ा रोल हो सकता है, हमको नहीं लगता। उसका यही है कि जगह प्रोवाइड किया है। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि बार बार वो देखिए, मुझको डाउट है अभी भी कि बातचीत किस दिशा में जाएगी। पिछले बार भी एकाएक हुआ था, लेकिन जिस तरह से वो धमका रहा है बराबर की बॉम्बिंग करेंगे अगर नहीं होगा, तो ईरान तो यही कर रहा है ना कि तुम धमकियों के बीच में थोड़ा ही बातचीत हो सकती है। तो ये पाखंड जो है अमेरिका का वो चालू है, इसको आप नहीं कर सकते। तीसरी जो सबसे बड़ी बात जो हमारे लिए बहुत सीरियस है वो ये है कि इंडियन ओशियन का जो सॉवरेंटी है वो खत्म हो गया। जो सॉवरेंटी हमने लूज किया था यूएस डील के समय में, वो पता चल रहा है कि हम लोग अपनी सॉवरेंटी लूज कर चुके हैं।
इंडियन ओशियन के 700 किलोमीटर पे अमेरिका 3 लाख बैरल ये का क्या कहते हैं जहाज जो है टैंकर, उसको कंट्रोल में ले लिया अमेरिका। तूफानी नाम का जहाज है, बीबीसी वगैरह सब में वो खबर है। सिंगापुर जा रही थी, वो कंपनी है, उसका नाम नहीं लिया है किसी ने, लेकिन वो कंपनी कहते हैं कि इंडियन शिपिंग कंपनी। तो इंडियन ओशियन जो वर्चुअली ये था, मतलब वॉर जोन, कंफ्लिक्ट फ्री था, और वो हमारे इन्फ्लुएंस में था, या हम लोग उसके ये था। वो श्रीलंकन कोस्ट के पास में उसने जहाज को, उसको टैंकर को कंट्रोल में ले लिया है और उसकी जांच कर रहा है उसमें क्या क्या वो जो भी है। मतलब अमेरिका अब इंडियन ओशियन का कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा है, ये इंडिया के लिए। और ऐसा उसने श्रीलंकन कोस्ट के पास ही के बाहर वो जो जहाज इंडिया से शिप जा रहा था, नेवल शिप, जिसको कि उन्होंने मार गिराया, और 100 लोग से ज्यादा, मेरे ख्याल में इतना नंबर अभी ध्यान में नहीं आ रहा, ईरानियन मेरे ये जो है नेवी के जो जवान थे वो मारे गए थे। तो ये जो है ये बहुत बड़ा मतलब अशुभ, जिसको ओमिनस कहते हैं, वो है हमारे लिए दोनों चीज जो हम ये जो दस्तरखान बिछा रहा है पाकिस्तान वार्ता के लिए, और इंडियन ओशियन का कंट्रोल उसके हाथ में जा रहा है अमेरिका के, ये दोनों हमारे लिए बहुत सीरियस ये डिप्लोमेटिक फेलियर है। और हम लोग उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो तो जाएंगे आएंगे, वो ईरान उसके लिए सक्षम है। उनको अभी बता दीजिए अब कितना टाइम हो गया युद्ध का, अब समझिए 1 सप्ताह के बाद 2 महीने हो जाएंगे। तो वो तो मैं बताऊं 2 महीना हो जाएगा कि 1 महीना, कितना होगा, ज्यादा हो जाएगा, 28 फरवरी 2 महीना हो जाएगा। तो 2 महीना तक युद्ध में डटा हुआ है, और उसने पूरी अपनी दिखाई ताकत अपनी दिखाई, और अमेरिका उससे बातचीत करने के लिए इस तरह से, मतलब अपना उसके तो सारे जहाज अमेरिका बातचीत चाहता है, और कम से कम चाहता हुआ दिखता तो है, क्योंकि वो इस्लामाबाद उसने अपने सारे जो ये है क्या कहते हैं जो फोर्स है, जो उनका इंतजामात है, वो सब वहां भेज दिया। कई जहाज 3 दिन से आ जा रहा है, तो वो तो वहां जब तैयार होगा, लेकिन ईरान ने अभी तक वो पहल नहीं की है। तो ये जो है हमको हमारी चिंता करनी चाहिए। और दूसरा है क्या कि बार बार हम लोग जो इकोनॉमिक क्राइसिस में वर्ल्ड आ गया है, ये कॉर्पोरेट क्या कहते हैं मतलब एंजाइटी है, वो पूरा वो कुछ नहीं, वो एंजाइटी, मेन एंजाइटी ये है कि ह्यूमैनिटी जो है वो क्राइसिस में है, वो पूरे वर्ल्ड को तमाशा किया हुआ है, और लोग जो है गरीब लोग भाग रहे हैं। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में कितना असर हो रहा है, सूरत से लोग भाग रहे हैं, उसके आपने तस्वीरें देखी होंगी कि किस तरह से जो है ये गैस की क्राइसिस की वजह से मजदूर भाग रहे हैं, और उसके तरफ मीडिया का ध्यान भी नहीं है, जो उसको बताए कि कम से कम उनको जिस तरह से कोविड के समय में उनको छोड़ दिया था पैदल जाने के लिए, वो वही सिचुएशन है। और वो वहां तो कितना मौसम कितना ये है, खराब मौसम है कि अभी कितनी गर्मी है और कैसा ये है, उसमें लोग छोड़ करके जा रहे हैं, और उसको कोई देखने वाला नहीं है। और ये हमारा प्रधानमंत्री तो देख रहे हैं कि किस तरह से आपको राग अलाप रहे हैं और झाल मुढ़ी खा रहे हैं, और ये मतलब क्या तमाशा चल रहा है पूरे वर्ल्ड में। वो तमाशे की ओर हम लोगों को देखना चाहिए कि क्या है। और उसके बाद इसका असर है, ये जो इजराइल, अमेरिका और इंडियन जो मोदी रेजिम है, इसका जो नेक्सस है, इसके कारण हम लोग बहुत भुगत रहे हैं। हम लोगों को इसके युद्ध के खिलाफ जाना चाहिए, और इस रेजिम के खिलाफ जाना चाहिए, जिसने कि 1 दिन पहले हौसला अफजाई की ईरान पर हमला करने के पहले ये इजराइल की। तो पूरा जो ये है पॉलिटिकल डिस्कोर्स इंडिया में, और जो ये हमारी चिंता है, उसका ओरिएंटेशन बदलना चाहिए। हम लोग ये तकतकी जो लगा के देखते रहते हैं कि वो ईरान पहुंचा कि नहीं और अमेरिका पहुंचा कि नहीं, वो तो वो अपना जाने, लेकिन हम लोग जो भुगत रहे हैं, और हमारी जो हैसियत कम हुई, हमारी जो सॉवरेंटी पर सीधे खतरा है, वो इंडियन ओशियन उनके कब्जे में चला गया। तो ये इसको हमको लग रहा है कि
हम लोग सीरियस नहीं है, मतलब एज ए नेशन हम लोग लूज करते जा रहे हैं विद इन द कंट्री। जो डेमोक्रेसी वगैरह जा रही है और वो तो अलग उसका रोना है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे एज ए नेशन हम लोग लूज करते जा रहे हैं। इसका ईरान के कंटेक्स्ट में वो हमारी एंजाइटी ज्यादा हमको लग रही है कि इंपॉर्टेंट है, और इस अभी भी मौका गया नहीं है। साथ खड़े होना चाहिए, ईरान के साथ खड़े होना चाहिए, ह्यूमैनिटी के साथ खड़े होना चाहिए, और सिविलाइजेशन के खिलाफ के पक्ष में वो बात कर रहा है कि हम एक सिविलाइजेशनल नेशन है और हम फिर इस इस्लाम के भी वारिस है, और हम इसलिए जो है डटे हुए हैं। वो ईरान के लोग, ईरान का स्टेटमेंट आ रहा है और बहुत ही सधा हुआ सदी हुई डिप्लोमेसी कर रहे हैं, कान तो झुका रहे हैं अपने पूरे पे, तो उसको कम से कम उसको भी तो सेलिब्रेट करे। तो इंडिया को तो हमको लग रहा है क्या ऐसा, मतलब इस तरह का मतलब चादर ओढ़ करके सो गया है हमारा जो हमारे रेजिम है, जिसको कि कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बाद ज्ञानेश कुमार आपका वहां तैयारी पूरा कर लिया है बंगाल का इलेक्शन को लूटने के लिए, और जो स्टेटमेंट है उस पर भी बातचीत, हम पता नहीं आप ईरान अमेरिका पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि उस पर भी बातचीत होनी चाहिए लगातार। कि वो तो कर रहा है क्या कि यहाँ का जो ये क्या कहते हैं स्टेट ऑफिशियल्स हैं और जो क्या म्युनिसिपल ऑफिशियल्स हैं, वो सब बेईमानी न कर सके। वो डायरेक्ट थ्रेट कर रहा है, जो आज तक ये फेडरलिज्म को जिस तरह नहीं हुआ है, वो अभी वो जो है उनका वो गार्जियन है, अभी उनके कंट्रोल में है और वहां के स्टेट मशीनरी, और उसके उसी को डिसोन कर रहा है ये ज्ञानेश कुमार। आप बोल रहा है क्या कि उसको हम मौका नहीं देंगे कि वहां के एम्प्लॉय जो है वो ये कर पाए, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय जाकर के वहां लूट करेगा और मध्य प्रदेश और बाकी जगह से वो जाके लूट करेगा। इसमें तो वो बता रहा है कि सेंटर जो है वो किस तरह से, मतलब फेडरलिज्म और जो पूरा सिस्टम है उसको सबको ब्रेक करके तैयार है। और इसका रिलेशन है ये जो इजराइल अमेरिका और इंडियन गवर्नमेंट का नेक्सस है, क्योंकि पूरा रेजिम ही इसी तरह का है। हमको लग रहा है क्या कि हम लोगों को पूरा लोगों को इस बारे में एजुकेट करने की जरूरत है कि तुम्हारा ओशियन भी जा रहा है, तुम्हारा व्यापार भी जाएगा, और उसके बाद सूरत से भागो और यहाँ जाओ पैदल ये क्या कहते हैं, और अपना रोजगार। तो वही हालत है कि जो नोटबंदी और कोविड के समय में हुआ था, सेम चीज होना है। अनिल जी, जो लोग कहें कि 5,000 रुपये लीटर अगर भी पेट्रोल भराना हो तो हम भराएंगे, लेकिन हम इन्हीं के साथ रहेंगे, उनको क्या सिखाएंगे आप, क्या बताएंगे? जो पहले से ही सोच के बैठा हुआ है कि हम, और जान रहा है कि इस झाड़ पे चढ़ेंगे तो गिरेंगे, लेकिन फिर भी वो चढ़ता है। नहीं वो, अरे वो तो था अंग्रेजों के साथ भी, वो तो ये तो वही लोग है, ये तो उनके साथ ही था। अंग्रेज के साथ भी गांधी जी निकले थे तो ये लोग था, अंग्रेजों के साथ तो था ही ना। मिलिट्री स्कूल खोल रहा था, उसके बाद लाठी लेकर के ड्रम बजाते हुए घूम रहा था, लेकिन उसके लड़ना नहीं है, मुसलमानों को पीटना है। तो ये तो उनकी जो आइडियोलॉजी है, ये लोग आज थोड़े ही है, ये तो उस समय भी उनके साथ थे। लेकिन उसके बाद भगत सिंह और ये क्या कहते हैं गांधी जी और सब लोगों ने लड़के, नेहरू जी ने आजादी दिलाई ना, तो वही वक्त आ गया है कि उनको बताने का कि ये जो कॉलोनियल स्टेट है, जो उन्हीं का अपेंडेज है, ये उसी का लटकू है, उसको तोड़ो। तो आपको वो थोड़े, वो जो सूरत वाले लोग तो बोल रहे हैं कि हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। वो गरीब बेचारे जो 8-8 घंटे 10-10 घंटे से भूखे थे, उनका वीडियो में अभी देख रहा था, कहा हम लोग सूरत नहीं आएंगे। ये एक तरह का प्रोटेस्ट है, और उसको मीडिया समझ रहा है क्या कि वो क्या कहते हैं रोना। अरे रोना नहीं, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, कहा कि हम दोबारा नहीं आएंगे यहाँ। ऐसा मैंने देखा वीडियो करते हुए नौजवान को। अब बताइए कि अपनी जगह छोड़ करके गया है और मजदूरी करके वो गुजरात में दे रहा है, और ये जो झालमुड़ी चल रहा है, इसको जो है इसको जरूर एक्सपोज करना चाहिए। यही है हमारे जो मतलब ये के गिरने की वजह, सॉवरेंटी जाने की, सॉवरेंटी का हमारी चिंता है। ईरान इराक युद्ध तो अपना झाल मुढ़ी वाले को बड़ी दिक्कत हो गई, कोई आ ही नहीं रहा खरीदने। कोई खरीदने नहीं आ रहा है, और पैसे भी उसको मात्र 10 रुपये मिले थे।
कुछ 1,000 रुपये मिल जाते तो कम से कम 2-4-10 दिन अगर कोई नहीं आ रहा है खरीदने तो कम से कम उसकी रोज़ी रोटी चल रही होती। लेकिन वहाँ मोदी जी ने मात्र 10 रुपये दिए उसको, 10 रुपये का प्याज वाला झाल मुड़ी लिए, खाए, लेकिन और पैसे नहीं दिए। पैसे दे देते तो कम से कम उस बेचारे की उस गरीब की जो है रोजी रोटी चलती रहती। और ये खबर आ रही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक चीज आपको बताऊं, यही अंतर है राहुल गांधी में। राहुल गांधी गया जूते वो नकल कर रहा है, इनका जो मीडिया सेल है इनको बताता है कि ये सब नकल करो, तो वो जिनके पास गया उनकी आज हालत देखिए, उनकी जो तकलीफ थी, असली तकलीफ को एड्रेस करने की कोशिश की, चाहे जूता वाला हो, चाहे नाई वाला हो, चाहे खेत में काम करने वाली सब्जी वाला हो। तो वो जो है वो इंडिविजुअल्स, मतलब एक मैसेज है ये से इससे बात सुधर जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन जिनके पास गए कम से कम उनके साथ तो ईमानदारी बरतिए। खाली उसको फोटो सेशन के लिए उसका इस्तेमाल करिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में, ये कितना बुरा, मतलब बुरी बात है कितनी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की तरफ भी नज़रें इनायत होनी चाहिए। और उधर दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की बात हम लगातार कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका में पल पल बहुत चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही हैं। और ईरान और अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि उसका असर, जो अभी अनिल जी बता भी रहे थे, उसका असर देखिए। सबसे नज़दीक, ईरान से सबसे नज़दीक भारत में कौन सा, अगर किसी पोर्ट को देखा जाए तो वही है जहाँ से गुजरात है। आते हैं आप वहाँ, उतरते हैं और गुजरात में सीधे कदम रखते हैं, यानी गुजरात सबसे नज़दीक। और गुजरात से जो वहाँ पर जो प्रवासी मज़दूर हैं वो वहाँ से अगर लौट रहे हैं, सूरत से खासकर और दूसरे गुजरात के दूसरे शहरों से, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर क्या हालात हो गए हैं। और वैसे में इसका असर, यानी ईरान अमेरिका इजराइल जंग का असर कितना भारत पर पड़ा है। और अभी शुरुआत में जब अपनी बात में रख रहा था तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 40 करोड़ बैरल अगर तेल रिलीज किया है, तो ये क्यों किया है आप समझ सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, और ख़ासकर यही जो तेल वाले व्यापारी हैं, अपने यहाँ भी तेल वाले व्यापारी हैं, अदानी नाम है उनका, अंबानी नाम है उनका, तो ये लोग, ये इन व्यापारियों का भी प्रेशर तो होगा ही अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, और उधर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो प्रेशर है पूरी दुनिया के व्यापारियों का। इसलिए अब इस जंग को कैसे रोका जाए। और प्रशांत टंडन जी जो शुरुआत में बात कह रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि 60 दिन हो जाएंगे यानी 2 महीने, तो फिर उनको कांग्रेस में इस जंग के लिए आगे की अनुमति लेनी होगी। अब क्या जंग रोकना इसके लिए पहला बेहतर होगा, या जंग की अनुमति लेने के लिए कांग्रेस में जाइए और वहाँ अपना विरोध झेलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए विरोध के स्वर जो हैं वो बहुत तेज़ हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहाँ पे अमेरिका में। आना चाहता हूं अमलेंदु जी, ये तमाम छोटी छोटी बातें थी, टिडबिट्स जो आपके सामने रख रहा था, लेकिन आपके सामने आना चाहता हूं आपसे ज़रा कि क्या खबरें हैं। पहली बात तस्मीन की तरफ से, तस्मीन न्यूज़ की तरफ से अलग खबरें आ रही हैं, तस्नीम न्यूज़ की तरफ से, और दूसरा इधर अमेरिका से भी CNN और बाकी अलग अलग सोर्सेज जो हैं वहाँ से खबरें आ रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके लिए इस्लामाबाद में मंच तैयार है, क्या आपको लगता है कल बातचीत की उम्मीद है? राजीव जी देखिए, मंच तो सजते रहते हैं और मंच सजा हुआ है, मंच सजने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंच पर बैठने वाले लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। JD वेंस कल से चले हुए हैं और अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वाशिंगटन से कितने सेंटीमीटर खिसके हैं वो, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है। कल के चले हुए हैं वाशिंगटन से, और 2 सेंटीमीटर भी अभी तक वाशिंगटन से नहीं खिसके हैं। मुझे लगता है राजीव जी, चूंकि आपके तो अमेरिका में संबंध है, प्रशांत जी तो अमेरिका गए भी हैं, 20 घंटा तो लगता ही होगा यहाँ से अमेरिका का, मतलब दिल्ली से लगता तो इस्लामाबाद से भी इतना ही लगता होगा, 20 घंटा तो कम से कम। तो अगर 20 घंटे की दूरी करनी है तो सुबह तक अगर वो सीजफायर का समय खत्म हो रहा है तो वार्ता करने वाले JD वेंस साहब अब तक कहाँ पहुंचे हैं, इसकी कोई सूचना नहीं है। कहाँ है अभी तक कोई सूचना नहीं। कहा जा रहा है कि उनकी टीम जा रही तो जा रही, लेकिन कहाँ पहुंची है। हम लोग तो कल से सुन रहे हैं कि कुशनर पहुंच गए हैं और विटकॉक पहुंच गए हैं और JD वेंस भी पहुंच गए हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब अचानक से कोई आसमान से टपक जाए तो बात अलग है राजीव जी। तो इसलिए मंच तो सजा हुआ है, लेकिन मंच पर बैठने वाले अभी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इधर तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है राजीव जी, उसने थोड़ी देर पहले फिर घोषणा कर दी है कि जब तक ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी नहीं हटती है और ट्रंप की धमकियां बंद नहीं होती हैं, तब तक कोई भी वार्ता नहीं होगी।
ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है। अब राजीव जी देखिए, ट्रम्प साहब फंसे हुए कहाँ हैं? ट्रम्प साहब की धमकियां लगातार जा रही हैं, ट्रम्प साहब का पारा जो ऊपर हाई होता चला जा रहा है, और मुझे लगता है कि ईरान भी ये चाहता है कि ट्रम्प साहब फिर से कोई गलती करें, और इसलिए चाहता है कि अगर राजीव जी सुबह 5:30 बजे तक का जो समय भारत के समय के अनुसार वो सीज फायर की सीमा खत्म हो जाती है और सीज फायर आगे नहीं बढ़ता है, और जैसा कि ट्रम्प साहब धमकी दे रहे हैं कि वो अगर वार्ता नहीं होगी तो फिर हम बम गिराएंगे, तो क्या ट्रम्प साहब जो है फिर बम गिराएंगे क्या? इसके लिए ट्रम्प साहब तैयार हैं क्या? ईरान चाहता है कि ट्रम्प साहब को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया जाए कि यही आदमी युद्ध पिपासु है, क्योंकि इसने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन भी किया, उल्टी सीधी बातें भी कर रहा है और युद्ध के लिए तैयार बैठा और हमको धमकियां दे रहा है। आप हमसे अगर बात करना चाहते हैं तो आप हमको धमकी देकर तो आप टेबल पर नहीं ला सकते। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से लेकर सब जितने भी इनके गालिबाफ तक, सैयद अब्बास अरागची तक, इब्राहिम अजीजी तक, सबके राजीव जी यही बयान आ चुके हैं कि धमकियों के आगे ईरान नहीं झुकेगा, वार्ता अगर करनी है तो धमकियां देना बंद करना होगा। तो ट्रम्प साहब तो राजीव जी अभी भी धमकी दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही उन्होंने जो सीएनबीसी के साथ बातचीत की, उनसे पूछा एक पत्रकार ने कि भाई आप तो कह रहे हैं कि आप बम गिरा देंगे अगर नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल गिरा दूंगा अगर वार्ता नहीं होती है। मैं चाहता नहीं हूं लेकिन मैं वार्ता चाहता हूं, लेकिन अगर वार्ता नहीं होती बम गिराऊंगा। तो यानी वो बम गिराने की धमकियां अभी भी दे रहे हैं। तो अगर वो बम गिराने की धमकियां दे रहे हैं तो बम गिरा के देख लो, फिर उसके बाद ही फिर बातचीत हो जाएगी। अगर बातचीत बम गिराने की नौबत पे आ गई है तो ठीक है, फिर तो वही देखा जाएगा। तो मुझे लगता है राजीव जी कि ईरान भी ये चाहता है कि बातचीत तो हो, देखिए बिना बातचीत के तो मसला हल नहीं होगा, चाहे युद्ध कितना भी लंबा चले, दोनों पक्षों को बातचीत तो करनी ही होगी, लेकिन वो बातचीत धमकियों से नहीं हो सकती है, इतना जरूर तय है। अब ट्रम्प साहब के आसपास के जो लोग हैं राजीव जी, मुझे लगता है कि उनको ट्रम्प को समझाना चाहिए कि नाजुक मसला है और आप इस नाजुक मसले पर बयानबाजी बंद कीजिए। हालांकि अभी तक तो खबर आ रही थी कि वो CNN जो है वो शायद उसकी कोई खबर थी, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन वो सोशल मीडिया पे बहुत शोशे चला करते हैं, उसमें एक शोशा ये भी था कि CNN खबर चला रहा है कि ट्रम्प साहब जो अपना तुद सोशल बंद कर रहे हैं। तो अगर तुद सोशल ट्रम्प साहब अपना बंद कर रहे हैं तो ये पुण्य का काम जल्दी जल्दी कर दें तो वार्ता जो है आगे बढ़े तेजी से, फिर क्योंकि सबसे ज्यादा रोड़ा जो है सोशल ही बन रहा है राजीव जी, जो सबसे ज्यादा झूठ फैला रहा है। तो ये अच्छा, ये कहा भी ईरान की सेना ने युद्ध के दौरान भी कहा था कि भाई तो सोशल से हॉर्मुज नहीं खुल जाएगा, सही बात। हॉर्मुज खुलेगा ईरान की शर्त हो तो सोशल से तो खुलेगा नहीं। तो अगर आप तो सोशल से खुलवाना चाहते हो, तो सोशल से अगर आप तय करना चाहते हैं कि जंग रुक जाएगी और आप जीत जाएंगे, तो तुझ सोशल से नहीं होना है। जो भी होना है राजीव जी वो होना वार्ता की टेबल पर है, बम गिराकर भी कुछ नहीं होना है। तो अगर ट्रम्प साहब के मन में कोई इच्छा बची रह गई है कि बम गिराएंगे, तो बम गिराने की इच्छा भी पूरी करें फिर। अब तक तो आप यही करते रहे थे, लेकिन अगर अब की से राजीव जी ट्रम्प आगे बढ़ते हैं तो आप ये तय मानिए कि पूरी दुनिया ट्रम्प के खिलाफ हो जाएगी, चूंकि ईरान ने राजीव जी इस 15 दिनों के दौरान ये बार बार साबित किया कि उसको उकसाने की बहुत सारी कोशिशें की गई, सीज फायर तोड़ा गया, उसके बावजूद ईरान ने अपनी तरफ से कोई सीज फायर नहीं तोड़ा है। तो ईरान का राजीव जी इस मामले में एक अपर हैंड दिखाई पड़ता है और पूरी दुनिया जो है वो इस समय कह रही है कि ट्रम्प जो है वो गलत है। तो राजीव जी मुसीबत ट्रम्प के सामने आ जाएगी। अब जहां तक सवाल ये है कि जो 60 दिन पूरे हो रहे हैं और ट्रम्प को जाना पड़ेगा कांग्रेस के सामने, तो ट्रम्प तो राजीव जी हर हफ्ते जो है वो उसके वार क्राइम्स से उसके खिलाफ वहां प्रस्ताव होता है, डेमोक्रेट्स लेके आते हैं कि इनकी जो युद्ध है इसको रोका जाए, और वो हर बार गिर जाता है। तो अब जाएंगे भी अगर, तो अभी तो बहुमत है, तो वहां पे क्या करेगा वो, अनुमति मिल जाएगी। अब यहाँ मोदी जी राजीव जी अगर चाहे 2/3 बहुमत का अगर मामला ना हो, तो मोदी जी जो चाहे वो पास करा लेंगे संसद के अंदर। अभी भी आप देखिए ना 298 वोट मिल गए उनको, विपक्ष के ही जो थे वोट कम हुए, जबकि विपक्ष को गायब नहीं होना चाहिए था। तो 298 तो मिले, अगर 2/3 की नहीं होता तो संविधान संशोधन हो गया होता, अगर केवल बहुमत के आधार पर होता। तो ट्रम्प साहब भी बहुमत के आधार पर वहां पास करा लेंगे, तो ये तो उनका बहुमत है, तो बहुमत की बात है। लेकिन राजीव जी जिस तरीके से विरोध ट्रम्प का अमेरिका में बढ़ रहा है, टक्कर कार्लसन जो एक वहाँ पॉडकास्टर हैं, बहुत दक्षिणपंथी रूढ़िवादी कार्यकर्ता भी हैं और बहुत तगड़े समर्थक जो थे वो ट्रम्प के थे। और राजीव जी कल उन्होंने सरेआम जो है अपने टक्कर कार्लसन क्या शो कुछ करते हैं वो, उस पर उन्होंने सरेआम माफी मांगी है कि मैंने गलत आदमी के लिए समर्थन मांगा, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, और ये युद्ध पिपासु व्यक्ति है। तो राजीव जी जो विरोध ट्रम्प का बढ़ रहा है अमेरिका में, तो वहां घिरे हुए ट्रम्प नजर आते हैं, बाकी रिपब्लिकन्स जो है उनके साथ खड़े हुए हैं। तो बहुमत है तो बहुमत की बात चल रही है। लेकिन राजीव जी अब ट्रम्प अगर यहाँ जंग शुरू करते, देखिए आके जहाँ फंसे हैं ट्रम्प, और वो फंसे किस लिए, तुथ सोशल की वजह से। अगर तुथ सोशल उनका खामोश रहता
तो मुझे लगता है कि राजीव जी दुनिया की और ताकतें भी आगे बढ़कर इसको रोकने के लिए कुछ प्रयास करती हैं। कतर का राजीव जी बयान आ चुका है, कतर के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बाकायदा जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ दो देशों का मसला नहीं है, हम दोनों पक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय मसला बन चुका है, इस तरह की नाकेबंदी ठीक नहीं है। तो यानी राजीव जी अब खाड़ी के देश जो है वो भी ये समझ रहे हैं कि ट्रंप की वजह से नुकसान किसका हो रहा है, सिर्फ ईरान का नुकसान थोड़ी हो रहा है। राजीव जी वहाँ से कतर के जहाज भी गुजरते हैं, वहाँ से सऊदी के भी गुजरते हैं, वहाँ से यूएई के भी गुजरते हैं, सबके गुजरते हैं। तो अगर सबके रोक लगा दी है ट्रंप ने, भाई उसने तो हॉर्मुज स्ट्रेट रोका था कि भाई हम दुश्मन को नहीं गुजरने देंगे, बाकी सबके लिए खुला हुआ है। ईरान ने जो कुछ निकले तो कुछ उससे उसने फीस भी ली, चलिए वो फीस देकर भी लोग निकल सकते थे, तो निकल तो सकते थे। 2000 राजीव जी इस समय जो शिप ट्रैकर जो है वो बता रहा है कि 2000 इस समय जहाज जो हैं वो हॉर्मुज स्ट्रेट के उस पार फंसे हुए हैं, लंबा जाम लगा हुआ है और अगर ये अभी निकलना शुरू होता है तो कई महीने इस जाम को खुलने में लग जाएंगे। तो ये परिस्थितियां राजीव जी हैं, उस पर जो सेलर्स हैं उनके आप समझिए कि क्या बुरी स्थिति इस समय हो रही होगी। 50 दिन के आसपास होने को आ गए, वो जहाज वहीं के वहीं रुके हुए हैं, तो उन पर जो नाविक हैं उनकी क्या स्थिति हो रही हुई, 50 दिन से जहाज के बीच में खड़े हुए हैं, ना हिल पा रहे हैं ना डुल पा रहे हैं। तो ये सारी स्थितियां राजीव जी, तो ट्रंप ने एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। मुझे लगता है कि ईरान जो है वो सबसे पहले शर्त यही मनवाएगा कि आप हॉर्मुज से पहले ये नाकेबंदी हटाइए, क्योंकि ये सीज फायर का उल्लंघन है और धमकियां नहीं होंगी तभी हम आएंगे। और पहले तो राजीव जी वहां से जेट वेंस चले, तब ईरान को क्या, ईरान को तो 2 घंटा लगेगा पहुंचने में, उसकी तो सीमा भी लगी हुई है पाकिस्तान से, तो उसे तो 2 घंटा लगना है, 3 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन 20 घंटा तो ट्रंप साहब की टीम को लगना है पहुंचने में। अब अगर उनके मालवाहक जहाज पहुंच गए तो वार्ता मालवाहक जहाजों से तो होगी नहीं, वार्ता होनी है जेडी वेंस और कुशनर और विटकॉफ से। तो ये 3 प्राणी कहाँ हैं, ये वाशिंगटन से हिले कि नहीं हिले ये मालूम पड़े पहले। तो अगर वाशिंगटन से नहीं हिले हैं तो वार्ता कैसे होगी? इसका मतलब कि ट्रंप की नीति में कुछ ना कुछ दुराव छिपाव है और ईरान अच्छे तरीके से समझ चुका है कि ये धोखा करने वाले हैं। और राजीव जी फिर याद दिलाऊंगा कि बागेर गलीबाफ ने जो अपना इंटरव्यू दिया शनिवार को, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास शहादत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो राजीव जी ईरान का नेतृत्व जो है वो इस बात पर आमादा है कि आपकी धमकियों से तो हम कम से कम नहीं डरेंगे, धमकियां आपकी हमको नहीं डरा सकती हैं। वार्ता अगर होनी है तो बराबरी के स्तर पर होगी, टेबल पर बैठकर होगी। तुत सोशल से वार्ता नहीं हो सकती, कोई समझौता तुत सोशल से नहीं हो सकता। राजीव जी, ट्रूथ सोशल की बात जो कर रहे हैं यहाँ अमलेंदु जी, ये ट्रूथ सोशल जो है, ये जैसे हम लोग ट्विटर पे मैसेजेस आदान प्रदान करते हैं, लिखते हैं, फेसबुक पे करते हैं। जब पिछले चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर ने बैन कर दिया था, तो इन्होंने अपने लिए अपना एक शानदार प्लेटफॉर्म तैयार करवाया और नाम है ट्रूथ सोशल। हालांकि अब जिसने ट्विटर खरीदा उसका नाम है एलन मस्क, और जिन्होंने पूरी फंडिंग, पूरी कैंपेनिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप के इस बार के, जब इस रेजिम के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के समय। तो इसी ट्रूथ सोशल पर वो मैसेजेस लिखते हैं जिसको हम लोग पढ़ के आप तक पहुंचाते रहते हैं। हाँ, आप में से कई सारे साथी जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे, क्योंकि कई बार अमलेंदु जी ने बिल्कुल उसी तरह से ट्रूथ सोशल का नाम लिया जैसे नरेंद्र मोदी ने अपने आधे घंटे के भाषण में कांग्रेस का नाम लिया था। तो इसलिए कांग्रेस को तो आप सब जानते हैं, लेकिन ट्रूथ सोशल को आप लोग कई लोग नहीं जानते होंगे, तो इसलिए मैं वो बता रहा हूँ। खैर, अमलेंदु जी लाइटर नोट पे बात कर रहा था, मजाक कर रहा था, लेकिन इस बीच यहाँ आना चाहता हूँ प्रोफेसर स्वामी जी आपके पास। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी से पहले, थोड़ी देर पहले CNBC को इंटरव्यू दिया है, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कुछ बातें कही हैं जो आपके सामने रख रहा हूँ। CNBC के साथ एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई कि मुझे लगता है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत अच्छी डील होगी बहुत अच्छी। ये आदमी डील से बाहर नहीं निकलता, डील होगी। और फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका बातचीत के लिए अच्छी स्थिति में है और हम हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, एक तरफ डील की बात कर रहे हो, एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट। जो शर्त है ईरान की तरफ से यही है कि हॉर्मुज खाली करके निकल लो, बातचीत के लिए हम आ जाएंगे। तो ये आदमी जो है अपने यहाँ का नीतीश कुमार हो गया है। नीतीश बाबू कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे, वही हालत वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की दिखाई दे रही है। एक तो ये, दूसरी बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब
जब इनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि सीज फायर बढ़ाया जाएगा, सीज फायर आप बढ़ाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, हमारे पास इतना समय नहीं है। ये वही समय है जो प्रशांत जी कह रहे थे, 60 दिन का समय पार हो जाएगा, कहाँ से करोगे फिर, तो हमारे पास इतना समय नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास वही रास्ता है और उन्हें बातचीत करनी ही होगी, और नहीं करोगे तो फिर बमबार्डिंग करेंगे, हम बम गिराएंगे, ये भी कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान की नौसैनिक नाकाबंदी को ज़बरदस्त सफलता बताया है, तो ये धमका रहे हैं। फिर कह रहे हैं, जब उनसे पूछा गया कि अगर बातचीत में कुछ प्रगति होती दिखती है तो क्या वो युद्ध विराम को आगे बढ़ाएंगे, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता, बातचीत को ही फाइनल करना चाहता हूँ। उसके अलावा कह रहे हैं ट्रंप, मुझे लगता है कि मैं बमबारी करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रवैया होगा। मैं तो पढ़ के मुझे नहीं समझ में आ रहा है, स्वामी जी जरा आप समझा दीजिए कि ये आदमी पहली लाइन में क्या कह रहा था और आखिरी लाइन में क्या कह रहा है। वहाँ कह रहा है बहुत अच्छी बातचीत होगी, मुझे उम्मीद है बहुत शानदार डील होगी, और आखिरी लाइन में कह रहा है कि मुझे लगता है कि मैं बमबारी करूँगा क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर रवैया होगा। कहना क्या चाहते हो? आजकल रील आता है ना, कहना क्या चाहते हो, तो वही ये कहना क्या चाहते हो ज़रा समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी आप समझा दीजिए। उस राजा का किस्सा सुना होगा कि वो पहले तीर चलाता था, और तीर जब चलाता था तो हमेशा निशाने में पड़ता था, बुलसाई पे लगता था। तो लोगों ने पूछा कि राजा का निशाना क्या इतना अच्छा है कि जब भी ये निशाना लगाता है बुलसाई पे लगता है? तो उसके खास लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि राजा पहले तीर चला देता है, जब तीर जहां लग जाता है उसके चारों तरफ हम गोला बना देते हैं और कहते हैं कि राजा ने बुलसाई को बेच दिया। ये डोनाल्ड ट्रंप यही करना चाह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ये करना चाह रहे हैं कि इन्हें जो भी डील मिले, ये चाह रहे हैं डील हो जाए, और डील के अंदर एक भी बिंदु को उठाकर फिर ये अपना जो इनका सपोर्ट बेस है, जो मागा वाला सपोर्ट बेस है, और अमेरिकन पब्लिक और पूरे वर्ल्ड पावर को ये दिखाना चाहेंगे कि देखिए जो मैंने चाहा था वो हो गया। अच्छा, जब एक तरफ ऐसी शक्ति से अमेरिका लड़ रहा है, इजराइल लड़ रहा है, जो कह रहा है कि हमारे तो शहादत से कोई परेशानी नहीं है, हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, तो एक तरफ जहां शहादत हो, जहां पूरे त्याग की भावना हो, जहां मरने मारने के लिए तैयार हो, और दूसरी तरफ ऐसी चीज हो कि हमें कोई एस्केप रूट मिल जाए, हमें एक भी बिंदु ऐसा मिल जाए जिसके बेसिस पे हम कहें कि हमने नेगोशिएशन करके युद्ध विराम को आगे नहीं बढ़ाया और एक पॉइंट को ले उड़ेंगे, उसके बाद गोदी मीडिया और बाकी वेस्टर्न मीडिया पूरे वर्ल्ड में यह प्रचार प्रसार करेगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल कर ली। देखिए, वास्तविकता यह है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप खेल खेल रहे हैं, ये इतना खतरनाक खेल है क्योंकि इसका अंत मुझे अब दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो अनिल जी ने कहा, देखिए उसका एक दूसरा पहलू है जिसपे हम लोगों को ध्यान देना बहुत आवश्यक है। ये इशू केवल सूरत से मजदूरों के पलायन का नहीं है, ये इशू केवल नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिवाड़ी के अंदर मजदूरों के शोषण का नहीं है, उनके अरेस्ट होने का नहीं है, उनको कारखानों में बुला के अरेस्ट करने का नहीं है। ये इशू ये भी है कि आज अगर सारे मजदूर इंडस्ट्री में काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा, जीडीपी का क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या होगा, क्योंकि हमारे देश की ऐसी स्थिति नहीं है। ये मजदूर जो शहरों के अंदर मजबूरी में आए थे, जब ये अपने गांव में जाएंगे तो ये अंडर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएंगे और देश की इकोनॉमी बर्बाद होगी। तो वास्तविकता ये है, आज के तारीख में जितने भी विश्व की वो जनता जो थोड़ी भी अपने बुद्धि का सहारा लेती है, उसके लिए आवश्यक है कि डोनाल्ड ट्रंप पे एक ऐसा वो बनाएं, एक प्रेशर बनाएं। लेकिन मैं देख रहा हूं, बाकी मीडिया को मैं भी देख रहा हूं, धीरे धीरे मीडिया भी ऐसे लोगों को, क्योंकि जनरल बख्शी को मैं सुन रहा हूं, बाकी जनरल जानी को मैं सुन रहा हूं, जनरल यश मोर को मैं सुन रहा हूं, लेकिन अब ऐसे प्रवक्ताओं को बुलाया जा रहा है जो अमेरिका को ये बता रहा है कि वो जैसे किसी टेररिस्ट स्टेट से लड़ रहा है, और अमेरिका परस्त लोगों को बुला के नैरेटिव को चेंज करने का प्रयास हो रहा है। लेकिन वास्तविकता में ये लोग नहीं समझ रहे हैं विश्व को जिस अंधेरे की तरफ ये धकेल रहे हैं, इसमें इतना ज्यादा नुकसान होगा, और सबसे ज्यादा नुकसान मेरी भारत माता का होगा और मेरे देश का होगा। जी 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 जी, देश का नुकसान होगा और भारत माता का। लेकिन यहाँ ईरान अमेरिका की बात हम लगातार कर रहे हैं, इसका कितना असर भारत पे है उसको आप लोग देख ही रहे हैं, और हमारे तमाम साथी अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, अनिल जी, और हम लोग लगातार इस पे बात कर ही रहे हैं। लेकिन ये समस्या ख़त्म कैसे हो,
ये एक गहन चिंता का विषय है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप आखिर कर क्या रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये इंटरव्यू, इसको कैसे देखते हैं प्रशांत जी? आपने बता ही दिया कि इतना विरोधाभासी है उनका इंटरव्यू, और वो ट्रंप साहब के व्यक्तित्व का हिस्सा है। एक सेंटेंस का अगले सेंटेंस से कोई तारतम्यता नहीं होती है, बल्कि विरोधाभासी होता है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक समस्या है और इसके बारे में अमेरिका में बहुत बातें हैं, बल्कि आर्टिकल 25 उनके संविधान का, उसको लागू करने की बात भी हुई थी, इसीलिए कि वो प्रेसिडेंट के ऊपर आरोप है कि वो बहुत अच्छी मानसिक अवस्था में नहीं है, और इस तरीके के इंटरव्यू में ये दिखाई भी दे रहा है। जो इम्पोर्टेंट बात है राजीव जी, जैसा अमरिंदर जी ने कहा कि अभी जेडी वेंस वहाँ चले हैं कि नहीं चले, भी तय नहीं, भी साफ नहीं है। लेकिन सीज फायर का एक्सटेंशन होना है, वो आवश्यक है। अगर सीज फायर का एक्सटेंशन नहीं होगा तो बंदिश ईरान पे भी नहीं है, और ईरान का, जैसे हम लोगों ने अभी जब 40 दिन का युद्ध चला तब लोगों ने देखा कि ईरान ने हर हमले का जवाब दिया। कोई 1000 से ऊपर मिसाइलें जीसीसी कंट्रीज में गई ईरान की। तो ईरान का टारगेट बहुत साफ है, वो वॉशिंगटन, कोई न्यूयॉर्क वॉशिंगटन मिसाइल नहीं भेज रहा है, वो जो अमेरिकी अड्डे उसके आसपास है वहां भेजेगा मिसाइल, और जिसमें वो सक्षम भी है, और जिसमें जितने ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये सोने के वॉश बेसिन बनाने वाले अपने घरों में, महलों में, ये लोगों को दिक्कत आएगी, जो अमेरिका के पिछड़ू अरब देश हैं। तो ये अमेरिका में प्रेशर डाल रहे हैं ऑलरेडी कि इसको रोको। तो कई तरफ से रुका हुआ है। एक अमेरिका में नया एक आरोप, अभी बहुत ही गंभीर आरोप की चर्चा हो रही है, जो वहाँ के मीडिया में भी आ रहा है, और हम लोग भी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग का। जी, यानी एक बयान दो, उसके बाद सीज फायर की बात करो, उसके बाद युद्ध की बात करो, तो जो क्रूड ऑयल है उसका दाम ऊपर नीचे जाता है, शेयर मार्केट का दाम ऊपर नीचे जाता है। इनसाइडर ट्रेडिंग के बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। भारत में तो इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन भारत में कोई बहुत इक्का दुक्का स्टॉक ब्रोकर पर सजा हुई है, लेकिन अमेरिका में बहुत सीरियस मामला होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, और ये आरोप भी बड़े पुख्ता हैं। और दूसरा, तमाम देशों की ऑयल इन्वेंट्री, गैस इन्वेंट्री अब बहुत ही बॉटम में है, इंक्लूडिंग भारत के। अभी प्रोफेसर स्वामी भारत की मीडिया की बात कर रहे थे, प्रधानमंत्री कोई नहीं पूछ रहा है, मीडिया को कौन पूछेगा भारत के? इस युद्ध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई रोल नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा है। रोल है तो पाकिस्तान का है। तो ये जो गोदी मीडिया है, इसको कौन पूछ रहा है? वहां कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है? कोई समझदारी की बात करे तो शायद कोई पूछ भी ले। एक तो चिंताजनक बात हुई है भारत में इस युद्ध के दौरान, इस युद्ध का आउटकम भी है प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल जाना। वो बहुत चिंताजनक बात इसलिए हो गई है कि यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है आप सुन लीजिए, टॉर्चर एंड जेनोसाइड। और टॉर्चर एंड जेनोसाइड नाम की रिपोर्ट में भारत के रोल के बारे में आया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय नियमों के, कानूनों का उल्लंघन कर रहा है युद्ध के दौरान इजराइल को हथियार देने का। यह आरोप है यूएन की रिपोर्ट में। ये गंभीर आरोप इसलिए है कि भारत की अब तक की विदेश नीति, इंक्लूडिंग मोदी सरकार की भी, वो हमारी फिलिस्तीन के पक्ष में रही है। वो ठीक है कि हमने एक डिप्लोमेटिक संबंध बना लिए इजराइल से, लेकिन हम फिलिस्तीन के समर्थक रहे हैं, अभी भी हैं।
आज भी अगर यूनाइटेड नेशंस के कैंपस में फिलिस्तीन का झंडा है तो वो भारत के स्पॉन्सर्ड रेजोल्यूशन की वजह से है, प्रस्ताव की वजह से है, और वो प्रस्ताव मोदी सरकार में मूव हुआ है। इसी मोदी जी ने मूव किया है उसको यूएन में। और अब ये जो यू टर्न है और ऐसी खतरनाक रिपोर्ट में नाम आना भारत का, कभी मुझे नहीं याद आता कि इस तरीके के मानवाधिकार उल्लंघन की रिपोर्ट्स में भारत का नाम आ जाए। टॉर्चर एंड जेनोसाइड की रिपोर्ट में इंडिया का नाम आ जाए, और भी मतलब एक गलत आशय के साथ आ जाए, ये बड़ी हैरानी की बात है और बड़ा अफसोस की बात है। हमारे देश को भी इस पर विचार करना चाहिए। और जैसा मैंने कहा राजीव जी शुरुआत में कि जो वॉर पावर्स एक्ट है 1973 का, उस पे भी आप देखिएगा अमेरिका में एक आध दिन में चर्चा शुरू हो जाएगी कि आपको युद्ध को कंटिन्यू करना है, जारी रखना है, तो आपको कांग्रेस की परमिशन, कांग्रेस का अप्रूवल लेना पड़ेगा 1 मई के बाद से। तो ये दबाव ट्रम्प पे है और इसीलिए आप उस दबाव की वजह से वो बड़ी फ्रीक्वेंटली ट्रूथ सोशल पे आएंगे और कुछ बयान उनके आते रहेंगे। जो दबाव है और मैका का दबाव भी है, लेकिन ये कानूनी दबाव है जो 1 मई तक उनको कंप्लायंस करना है इसका। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल 1 मई तक कंप्लायंस करना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनिल जी, क्या यहाँ पर एक प्रेशर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू अभी थोड़ी देर पहले जो आया है, उस इंटरव्यू में प्रेशर में भी नज़र आते हैं, और क्या प्रेशर के कारण वो ऐसी बात कह रहे हैं कि बम्बार्डिंग करना मेरे लिए ज़्यादा हितकर होगा? ये तो जो ये उनके स्टेटमेंट का वैल्यू कुछ नहीं रहा। वो मतलब डे 1 से जो बोलते रहे हैं कि सिविलाइजेशन, आपको याद होगा कि सिविलाइजेशन को खत्म कर दूंगा, इसके पहले भी हम घुस जाएंगे और रेजिम चेंज कर देंगे, तो वो मतलब कोई स्टेटमेंट वो कर नहीं पाए वो लागू। सबसे है क्या कि जो डिप्लोमेटिक डिक्लाइन, मतलब ये क्या कहते हैं, डिबेट या जो भी कहिए जो अमेरिका का हुआ है, वो बहुत सिग्निफिकेंट है। पहले इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जब मतलब ईरान ने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बनाया अपना ट्रम्प कार्ड, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इन्होंने कहा क्या कि इसको बंद करना है, ये क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना है और सब मिल करके चलिए, ना नेटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन, सबको कहा कि करना है एकदम, मतलब बताया जो नहीं करेगा वो गद्दार है, इस टाइप से। कोई उनके साथ नहीं गया। उन लोगों ने बाकायदा बैठक की यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने, इंक्लूडिंग ब्रिटेन ने, और सब लोगों ने कहा कि जो भी होना है डायलॉग से होगा। तो वहां एक फेलियर हुआ, कोई उनके कहने से नहीं गया नहीं। उसमें इंडिया हालांकि बहुत खराब स्टेटमेंट था इंडिया का, उसने कहा नहीं कुछ जाएंगे नहीं बोला, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहिए, ये स्टेटमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने दिया इसके समर्थन में। मतलब एक तरह से टैसिट ये सपोर्ट था यूएस स्टैंड का। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म में उन्होंने कहा कि तुम लोग नहीं जाएगा, हम अकेले कर लेंगे। ये अमेरिका इसके लिए पूरी तरह सक्षम है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम कर देंगे, खोल देंगे। वो भी उसका फेल हुआ। उसके बाद अभी कहा जो करवाया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत किया, फेल हुआ, तो बोला ब्लॉकेड कर देंगे। उसमें भी ब्लॉकेड में उसके साथ कोई नहीं है। अब गल्फ कंट्रीज, अभी जो नया डेवलपमेंट हमको लग रहा है कि गल्फ कंट्रीज अब इनके झगड़े में उनको कोई उत्साह नहीं, क्योंकि उनको लग रहा है क्या कि इजराइल जो है, इजराइल का मामला था, इजराइल बोल रहा है हम पे हमला था, हमने प्रीएम्प्ट किया न्यूक्लियर बॉम्ब को, ये वो उसका। तो उन लोगों को लग रहा है कि ये जब हमें इजराइल का युद्ध था, तो ये जीसीसी कंट्रीज जो गल्फ का कोऑपरेशन ये के कंट्रीज हैं, उनका क्या रोल है भाई, क्यों हमको बेकार में फंसाया। तो वो लोग देखा भी कि ईरान ने बहुत उन पर जो अटैक किया, सिविलियन अटैक एकदम नहीं किया, बेस पर, अमेरिकन बेस पर अटैक किया। तो एक नया हमको लग रहा है क्या कि मिडिल ईस्ट में चेंजेस हुआ है, सपोर्ट बेस अमेरिका का खिसक गया है, यूरोपियन यूनियन में भी, यहाँ भी। तो प्रेशर सिर्फ इंटरनल नहीं है, मेरा कहने का मतलब है
कि सिर्फ अमेरिका के भीतर में जो प्रेशर जनरेट हो रहा है वहीं तक मामला नहीं है, उससे मामला बाहर निकल गया है। अब प्रेशर पूरी दुनिया से है। दूसरा है क्या कि स्ट्रेटेजिक प्रेशर भी है कि आपको कोई बेनिफिट तो होने नहीं जा रहा है। आप अगर वो जो इजराइल ने तो अपना कर लिया पूरा इंतजाम, अब लेबनान को सदर लेबनान भी ले रहा है, अपना जमीन बढ़ा रहा है, अमेरिकन बेस को खिसकने की नौबत आ गई है। तो अब ये हमको लग रहा है क्या कि किसी भी तरीके से युद्ध को जारी रखना उनके लिए मुश्किल है, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए। लेकिन ये नेतन्याहू और ये हमको लग रहा है क्या कि और भी है इसमें रियल एस्टेट का भी मामला है। गाजा जैसे इराक को, अभी एक आदमी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, मैं सुन रहा था, उसने कहा क्या कि इराक में युद्ध के बारे में तो सबने चर्चा की, लेकिन युद्ध के बाद जो रिकंस्ट्रक्शन और अमेरिकन कंपनी जो वहां इराक में ऑपरेट कर रही है, वहां रिकंस्ट्रक्शन और नए नए बिजनेसेस इसका स्थापित करने का, उसका क्या स्टेटस है, इसके बारे में कोई दुनिया में चर्चा नहीं है। वो सारा अमेरिकन कंपनीज के कंट्रोल में इराक चला गया। तो ऐसा जो भी कंट्री खाली कराते हैं ये, वहां पर खाली करा करके वहां बैठ जाता है, वहां अमेरिकन कंपनी लाभ उठाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी जो है इस गाजा में, लेबनान में या बाकी में जो करना चाहते, जो ईरान के साथ चाहते थे वो हुआ नहीं, उसमें उनका इंटरेस्ट है। तो अमेरिकन जो कॉरपोरेट है या इजराइल का जो आर्म्स इंडस्ट्री है, हथियार बनाने वाला सब, वो कितना इस युद्ध को चलने देना चाहता है, वो कोई पॉज लेना चाहता है या नहीं, या क्योंकि अब सब हथियार बिक गए, काफी हथियार चले गए, अब उनको नए ढंग से मतलब नया ऑर्डर मिलेगा, पास करेंगे। ये भी आप ध्यान रखिए कि युद्ध जो वर्ल्ड लेवल पे होता है उसमें अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री और जो वर्ल्ड आर्म्स इंडस्ट्रीज है उसका बहुत बड़ा रोल है। तो वो लोग क्या चाहता है, अभी फ्रांस और ये लोग तो नहीं चाह रहा है, क्योंकि उन लोगों को युद्ध के खिलाफ बोल रहे हैं। इसका मतलब कि जो वो भी क्वेश्चन है, तो सब मिला के ऐसा लगता है ये प्रेशर के सामने झुकना होगा ट्रंप को, और बातचीत होगी। मतलब जो हालात हैं, और अभी भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन वैंस एकाएक आपको इस्लामाबाद में उतरने के बाद गले मिलते हुए शहबाज शरीफ से मिल जाएंगे, ऐसा मुझको गले तो नहीं, वो हाथ ही मिलाता है, गला वाला झंझट नहीं करता है। वो झमेला जो झप्पी लेने वाला जो है, वो क्या झप्पी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो झप्पी वाला हमारे यहाँ जो हाँ, अच्छा, उसको वर्ल्ड मीडिया ने भी बहुत मजाक बनाया। ये तो जोकर टाइप का मामला है भाई। सब हम लोग क्या बहस करते हैं, हमको तो बहुत शर्म आती है कि क्या कहते हैं, हम लोग क्या बहस भी नहीं कर पाते। ये सब झपकी लेने वाला खी ये सब टाइप का जो चलता है, ये ऐसा थोड़ी करता है। कितना सीरियस, मतलब हम पाकिस्तान के मीडिएशन के एकदम खिलाफ है, लेकिन द वे दे कंडक्ट, वो कितना जबरदस्त ढंग से रिसीव करता है, किस तरह से बात करता है, अपने सारे लोगों को खड़ा रहता है, कैमरे की तरफ खाली नहीं देखता रहता है। डिफरेंस हो गया है, जमीन आसमान का फर्क हो गया है अब पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक ये बिहेवियर और कल्चर में, और हमारे यहाँ हमारा पॉलिटिकल कल्चर ही जो कॉमेडियंस का हो गया है। जी जी बिल्कुल। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी प्रशांत जी। अनिल जी की बात पे एक बात जोड़ दें केवल, कि हुआ क्या है कि भारत में ये झप्पी वाले जो वीडियो फोटो आते थे तो ये बड़े प्रायोजित थे, और हमारे इतना जो ANI है उसके जरिए आते थे यहाँ पे। लेकिन अभी हाल फिलहाल क्या हुआ, अब वो सारे वीडियो म्यूट होते थे, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंसते हुए दिखाई देते थे और वो म्यूट होते थे, और यहाँ पे वो चल रहा विश्व गुरु का पूरा ब्रांडिंग। कुछ विदेशी एजेंसियों ने ये किया कि उसकी ऑडियो रिलीज कर दी। तो अब उसमें है कि यू एक्टिव ऑन ट्विटर और हाँ ही चल रहा है। तो वो पूरा ऑडियो जो रिलीज हुआ उससे बहुत फजीयत हुई है। अब उस पर एक लड़के ने मीम बना दिया, एक रील बना दी, वो रील बाद में उसको बैन भी करवाया गया। लेकिन नतीजा ये हुआ है उसका अनिल जी
कि अब वो नहीं दिखाई देगा, अब वो नहीं होगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि वो डिप्लोमेसी वो बंद हो गई। जी बिल्कुल बिल्कुल अब एक्सपोज हो गए। चलिए, लेकिन अमलेंदु जी क्या ये बातचीत होगी? देखिए राजीव, बातचीत तो होनी है, अवश्यम भावी है, इसलिए अब है क्योंकि युद्ध जो है कोई 100 साल तो चलेगा नहीं। युद्ध की एक सीमा है और दोनों देशों के सामने एक सीमा है, ईरान के सामने भी और अमेरिका के सामने भी, तो बात तो होनी ही है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन होगी किसकी शर्तों पर और किन शर्तों पर, मसला यहीं पे आकर अटका है। ट्रम्प साहब की धमकियों से बातचीत नहीं होनी है, बातचीत बातचीत के तरीके से होगी, बराबरी के स्तर से होगी। और जैसा कि आज सुबह जो था, मतलब भारत के समय के अनुसार आप कहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सैयद अब्बास अरागची ने जो ट्वीट किया कि भाई हमारे अपने जो अधिकार हैं हमें आपसे उससे मांगने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारे अधिकार हैं, हमें मालूम है हमारे अधिकार क्या हैं, हम केवल आप हमारे उन अधिकारों का सम्मान कीजिए, आप उसका सम्मान दीजिए। तो बात राजीव जी सम्मान पर टिकी हुई है, चूंकि ट्रंप दुनिया के दरोगा की तरीके से और गुंडागर्दी की तरीके से बातचीत कर रहे हैं, तो उस गुंडागर्दी से कोई बातचीत हल होने वाली नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी का जवाब फिर दूसरा आदमी प्रतिरोध की जो उसका है उसके तरीके से देगा और उसके लिए वो तैयार है। तो ट्रंप साहब को राजीव जी तय करना है कि वार्ता के टेबल पर आपको ईरान से वार्ता करनी है या आपको युद्ध में जाना है। तो ये राजीव जी ये भी तय करना अब ट्रंप साहब के ऊपर ही है कि युद्ध में जाना चाहते हैं आप कि आप वार्ता की टेबल पर जाना चाहते हैं। तो ट्रंप साहब जब तय कर लेंगे कि वार्ता की टेबल पर जाना है, बातचीत हो जाएगी, चूंकि धमकियां देना बंद करेंगे तो बातचीत हो जाएगी। मुझे लगता है कि ट्रंप साहब उधर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे राजीव जी वो सुबह के 5:30 बजने वाले भारत समय के अनुसार बढ़ने वाले हैं और ईरान की तरफ से कोई सूचना नहीं मिल रही है कि कोई आएगा भी कि नहीं आएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में तो खैर जो चल रहा होगा वो चल ही रहा होगा, उनके होटल जो बंद पड़े रहेंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा पाकिस्तान का। लेकिन सबसे ज़्यादा धड़कनें जो बढ़ रही होंगी वो ट्रंप साहब की बढ़ रही होंगी कि वो दादागिरी में दिखा रहे थे कि उसे आना पड़ेगा और हम ये कर देंगे और वो कर देंगे, तो कहीं वो ईरान इस पर मजबूर ना कर देगी अब करके दिखाओ क्या कर सकते हो। तो धड़कनें ट्रंप साहब की बढ़ रही, तो इसलिए मुझे लगता है ये बातचीत तो होगी, लेकिन वो होगी ईरान की शर्तों पर ही, दादागिरी से कुछ नहीं होने वाला राजीव जी, इतना मुझे लगता है। दादागिरी से नहीं होने वाला, ट्रंप की शर्तों पे होगी ये बातचीत, ईरान की शर्तों पे होगी। ट्रंप यहाँ दादागिरी दिखा रहे हैं। ईरान की पहली शर्त जो है, बाकी 10 शर्तें 10 कंडीशंस उसने ईरान ने पाकिस्तान को सौंप दिए हैं, लेकिन एक फाइनल शर्त वही है कि हॉर्मुज से पहले आप बाहर निकलिए। उसके बाद हॉर्मुज तो पहुँचे नहीं हैं, लेकिन वो अरब सागर और इधर ओमान की खाड़ी दोनों के बीच में जो अमेरिका है उनको वहाँ से आप बाहर निकलिए, उसके बाद फिर हम बातचीत करेंगे, ईरान का कहना है। इस बीच इंडोनेशिया में जकार्ता में ईरानी एम्बेसी ने एक फ़ोटो 3-4 फ़ोटो के साथ एक छोटा सा मैसेज लिखा है। ज़रा स्क्रीन पर ले आइए, इससे समझ में आएगा। ज़रा एक्सपोज कीजिए, इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कौन है। जेडी वेंस की तस्वीर है, जेडी वेंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईरानी एम्बेसी इसके साथ, ये आप जानते हैं पीले सरसों का खेत, सरसों के खेत में, और वेटिंग फॉर नेगोशिएशंस लाइक स्टिल वेटिंग फॉर नेगोशिएशंस हेयर। अब इसमें पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर और आइए तीसरी तस्वीर और चौथी तस्वीर यहाँ, यानी ये बन गए हैं मिस्टर बीन की तरह और इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार। वेटिंग फॉर स्टिल नेगोशिएशंस, ये है यहाँ पर वेटिंग फॉर नेगोशिएशंस लाइक, और यहाँ पर स्टिल वेटिंग फॉर नेगोशिएशंस हियर। तो ये तस्वीर है, और थोड़ा इसलिए क्योंकि थोड़े मज़े ले रहे हैं ईरानी एम्बेसी अलग अलग जगहों, अलग अलग देशों में, और इंतज़ार की घड़ी जो है वो बढ़ती जा रही है, और इन सब के बीच तस्वीरें अलग अलग आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें आती रहेंगी वहाँ से। हिंदुस्तान में भी बहुत सारी तस्वीरें हैं। आज मछली खाने की तस्वीर आप लोगों ने देख ली होगी। आज अनुराग ठाकुर साहब ने मछली खाई है। प्रशांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। प्रशांत जी, देखिए, मछली वाला प्रकरण मजेदार है। आज मंगलवार है जी, और ये मछली खाते हुए वीडियो उनका आया है और पूरे गोदी मीडिया के कैमरों के साथ आया है। इसका कारण क्या है? उसका कारण यह कि ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले एक रैली में कह दिया कि ये बीजेपी अगर यहाँ पे जीतेगी चुनाव तो ये मछली पे बैन लगा देंगे।
मंगलवार को या किसी वक्त तो ऐसे बैन लगा दें कुछ खास दिनों में। तो अब बीजेपी के जितने कैंडिडेट हैं वो प्रचार में मछली टांग के मछली लेके जा रहे हैं रैलियों में। मैंने अभी अपने सोशल मीडिया पे तस्वीर डाली है और अनुराग ठाकुर जी जो है वो मछली खाते हुए मंगलवार को दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, पसंद आई, और ये वगैरह वगैरह तारीफ भी कर रहे हैं। तो ये सत्ता का चरित्र है कि यहाँ पे कुछ और बंगाल में ये मंगलवार को मछली खा रहे हैं, क्योंकि कहाँ पे ममता बनर्जी ने ये कह दिया कि बैन लगा देंगे, इसलिए इनको सत्ता के लिए देखिए कुछ भी करेंगे ये बात है। देखिए खाने की आज़ादी है कि जिसको जो पसंद है वो खाए, जिस भी दिन खाए, लेकिन ये कि ये जो दोहरा चरित्र है ये दिक्कत वाली बात है कि यहाँ पे आप दुकानें तोड़ोगे, दुकानों पे हमले करवाओगे बजरंग दल से या और लोगों से, यहाँ पे गरीब लोगों को आप मारोगे, और बंगाल में आप मंगलवार को बैठ के मछली खाओगे और कैंडिडेट आपके मछली लेके घूमेंगे। बड़ी रोचक तस्वीरें हैं जो बंगाल से आ रही हैं, वो कि मछली लेके घूम रहे, दोनों हाथ में टांगे हुए मछली, और रैलियों में जा रहे हैं इनके कैंडिडेट। बिल्कुल जी राज। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। ज़रा वो तस्वीर भी मछली खाने वाली तस्वीर दिखाता हूँ, ये देखिए ज़रा स्क्रीन पे ले आइए पूरा, ये मछली खाने वाली तस्वीर जिसमें अनुराग ठाकुर मछली खा रहे हैं। और अच्छी बात है, खाइए, खाने पे कोई रोक किसी को होनी नहीं चाहिए। लेकिन आज कई लोग कहते हैं कि नहीं मंगलवार को हम नहीं खाएंगे, बृहस्पतिवार को नहीं खाएंगे, और भी बहुत कुछ। अब क्या बताऊं इन लोगों के बारे में, लेकिन चलिए, ये चुनाव और ये वोट की खातिर कुछ भी करेगा, वोट है, वोट के खातिर कुछ भी करेगा, ये होगा। और ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल की हैं, और ऐसी तस्वीरें जो हैं ये आ रही हैं पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एक ही फेज़ में चुनाव है, परसों है 23 तारीख को, और पश्चिम बंगाल में फर्स्ट और सेकंड फेज़। फर्स्ट फेज़ में 152 सीट्स पे फर्स्ट फेज़ में मतदान होने हैं पश्चिम बंगाल में। दोनों की तस्वीरें आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। पश्चिम बंगाल से हम लगातार लाइव ग्राउंड रिपोर्टिंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हमारी संवाददाता संगीता मजुमदार वहां से लगातार रिपोर्ट्स पहुंचा रही हैं, आप तक हम पहुंचा रहे हैं रिपोर्ट्स। आप देख रहे होंगे, और नहीं देख रहे होंगे तो देखिए ज़रूर पश्चिम बंगाल के चुनाव से संबंधित तमाम चीज़ें। और उसके अलावा परसों सुबह 8 बजे से लगातार हम आप तक पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में जो भी घटनाक्रम है, चुनाव वोटिंग कैसी हो रही है, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। उसके अलावा इधर ईरान की खबरें हम आप तक पहुंचा ही रहे हैं, ईरान और अमेरिका। तो जुड़े रहिए और बहुत कुछ है हमारे साथ, देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी इस कार्यक्रम के में जुड़ने के लिए। अनिल जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। अमलेंदु जी आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, साथ में जुड़े थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, उनको भी शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्रिया आप तमाम साथियों, आप सबका भी जो बने रहे लगातार। मोहम्मद आफ्ताब, आलम अंसारी साहब हमारे साथ हैं, एके हमारे साथ हैं, राहुल हमारे साथ बने हुए हैं, और सरवारी माम जी हमारे साथ हैं, और पंकज जी दानापुर से हमारे साथ हैं, और डॉक्टर शंकर लाल जी हमारे साथ हैं अलीगढ़ से। शंकर जी आपका स्वागत, धन्यवाद आपका। और पंकज जी दानापुर पटना से, और शिव कुमार पारिक जी हैं हमारे साथ, और गोल्डन